Hello everyone, welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new or never have been to this channel before. So this is the IMET course of biology going on. We are, I think this is lecture number 9th or 10th जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं हमारे जहाँ से हमने छोड़ा था. Question number 347. Which of the following represents a scenario with the appropriate description for the mode of transport? यहाँ पे हमें mode of transport के हवाले से सही statement को choose करना है. चलो statement number. अब यहाँ पे सारी statements बहुत ज़्यादा लेंथी हैं. IMET के अंदर क्या होता है, सवाल होते बहुत आसान है बट लेंथी होते हैं, वही प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो जस्ट बी वेरी पेशेंट. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट के अगर अंदर आप देखो तो वो कह रहा है कि वाटर मूविंग फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं हम लोग पोटैटो का. ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है. हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो. ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है यानी कि सॉल्ट जो है, समझ लीजिए सॉल्ट सॉल्यूट है. ठीक है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है. ठीक है, और सेल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है. और वाटर हमें पता है हमेशा कहाँ से जाता है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, लेकिन वाटर मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट. तो पानी कहाँ पे जाएगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो पानी बाहर मूव करेगा. ठीक है, तो क्या कह रहा है, आउटसाइड ऑफ अ पोटैटो सेल, अक्रॉस द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड इनटू द हाइपरटोनिक साइटोप्लाज्म. अब ये पोटैटो का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक है, ये बाहर सॉल्ट कम है, हाइपोटोनिक है. तो साइटोप्लाज्म ऑफ द पोटैटो ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर वाटर मूविंग फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन आउटसाइड ऑफ अ पोटैटो, इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है. नंबर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग अक्रॉस अ रेस्पायरिंग सेल मेम्ब्रेन एंड डिसॉल्विंग इन ब्लड प्लाज्मा, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से हमारे पास हमारा ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है तो ये सिंपल डिफ्यूजन का मेथड होता है. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये गलत स्टेटमेंट है. नंबर थर्ड, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन द एपरेटस इज़ डिफ्यूजन. तो देखो, जब आप रीएब्सॉर्प्शन करते हो यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अमीनो एसिड की रीएब्सॉर्प्शन होती है वो कौन से मेथड से होती है? क्या वो डिफ्यूजन होती है? नहीं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगी, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी वो हमेशा अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली राइट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, नंबर फर्स्ट. तो आंसर होगा 1 ओनली. ओके, डन. क्वेश्चन नंबर 348. अगेंस्ट अ ग्लोमेरुलर से मुराद यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड. ओके, ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एन एरोबिक रेस्पिरेशन की हमें इक्वेशन देखनी है. इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो सुन लें. देखो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं. एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, विदाउट ऑक्सीजन वाली जो रेस्पिरेशन होती है उसे एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पहला तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और यहाँ पे एक और कंपाउंड रिलीज़ होता है. अब 2 टाइप्स होते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन के. एक होता है लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होती है इथेनॉल या फिर अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए फर्मेंटेशन का वर्ड भी यूज़ होता है. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है जहाँ पे इथेनॉल रिलीज़ होती है, और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है. तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती. ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ATP भी रिलीज़ होता है. और जो इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, एक ही बात है,
वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो इन सारी इक्वेशंस में से ये वाली स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, तो ऑक्सीजन तो होती नहीं है। नंबर 2 पे आओ, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, लैक्टिक एसिड मिल रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, जो कि गलत है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती। ये स्टेटमेंट ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी ठीक है, क्योंकि इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो 3rd और 4th हमारे पास सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 349, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन आर करेक्ट। रेस्पिरेशन के हवाले से हमें सही स्टेटमेंट को चूज़ करना है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर्स फॉर बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ होती है, एनारोबिक नहीं होती, जो तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट सही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फॉर एवरी 2 moles ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ रेस्पायर्ड एरोबिकली 12 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लिबरेटेड। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को देखो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर रिलीज़ होता है। ये इक्वेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी इक्वेशन। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 मोल चाहिए किसके, वाटर के, और 6 मोल्स रिलीज़ हो चाहिए नहीं बल्कि रिलीज़ हो रहे हैं वाटर के, और 6 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एवरी 2 moles ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या, 12 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास रेशो है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 2 1s are 2 and 2 6, तो सेम ही बात बैठेगी, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नंबर 4th, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ मोर एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ मोर एफिशिएंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ATP लिबरेट होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 to 40 ATP रिलीज़ होता है। 38 जो है वो यूकैरियोट के अंदर, और 40 ATP जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, क्या होता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो 2 ATP है ना, वो पायरोवेट की मूवमेंट में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी ठीक है हमारे पास, नंबर सिर्फ और नहीं, एक ये वाली सही है, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो आंसर होगा हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 350, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सेल्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर सेल के क्रोमोसोम होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। नंबर 2, द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट प्योरली ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ पानी होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्योरली वाटर नहीं होता। इसके अंदर सॉल्ट्स, ऑर्गेनल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आयंस, ठीक है, एंजाइम्स भी होता है। नंबर 3, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर। गलत बात, ये गलत चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। नंबर 4, द सेल वॉल प्रिवेंट्स प्लांट्स सेल्स फ्रॉम लाइसिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सेल वॉल होती है सेल की प्लांट्स के अंदर, वो बेसिकली उससे बचाती है ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेल वॉल एक्चुअली ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 4 स्टेटमेंट जो है ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, असल में इनके ऑप्शंस फर्दर जो है वो है नहीं यहाँ पर मेंशन्ड, बट यहाँ पे ये सही जवाब है।